सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक नया चैप्टर पढ़ेंगे आपके बुक में जो है रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर्स के बारे में आज हम जानेंगे कि रेशनल नंबर क्या होता है, किसे हम रेशनल नंबर कहते हैं। आप इससे पहले आपके लोअर क्लासेस में और आपके इसी क्लासेस में आपने पढ़ा होगा नेचुरल नंबर के बारे में, होल नंबर के बारे में और इंटीजर्स के बारे में भी आपको पता है। अभी हम रेशनल नंबर्स के बारे में जानेंगे कि रेशनल नंबर हम किसे कहते हैं, कैसे हम एक रेशनल नंबर को आइडेंटिफाई करेंगे। ओके, पहले हम इसका डेफिनेशन मैंने यहाँ पर लिखा है। ए रेशनल नंबर इज ए नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p अपन q वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। राइट, तो एक रेशनल नंबर एक ऐसा नंबर है जिसे हम p अपन q के फॉर्म में रख सकते हैं, जहाँ पर q जिसका वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। मैंने यहाँ पर ब्रैकेट में लिखा है q इज नॉट इक्वल टू 0। इससे मैंने यहाँ पर p अपन q में लिखा है। तो आप इसे ये बोल सकते हैं a अपन b और j अपन k, कुछ भी आप ऐसे अल्फ़ा मतलब अल्फ़ाबेट आप दे सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर p अपन q में इसे रिप्रेजेंट किया है। तो एक रेशनल नंबर एक ऐसा नंबर है जिसे हम p अपन q के फॉर्म में रख सकते हैं, मतलब p एक न्यूमरेटर और q एक डेनोमिनेटर। तो यहाँ पर एक न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर रहेगा जिस पर हम q जो होगा q का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ पर मैंने जैसे ब्रैकेट में लिखा है q इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पर इसको समझने के लिए इस डेफिनेशन को यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स मैंने लिखा है। तो जब हम इस एग्जांपल को देखेंगे तो हम समझ पाएंगे। तो यहाँ पर एग्जांपल देखिए 4/3, जहाँ पर एक न्यूमरेटर है एक डेनोमिनेटर है और डेनोमिनेटर जो है वो 0 नहीं है। जैसे कि मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल में जैसे मैंने यहाँ पर डेफिनेशन में आपको बताया था q इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो इस हिसाब से ये एक रेशनल नंबर है क्योंकि इसे p अपन q के फॉर्म में रखा गया है, p अपन q। ठीक है, तो ये एक रेशनल नंबर, ये एक रेशनल नंबर है क्योंकि यहाँ पर भी हम देख सकते हैं p अपन q के फॉर्म में है और डेनोमिनेटर 0 नहीं है। अगर ये एग्जांपल देखेंगे ये भी सेम है, p अपन q के फॉर्म में है और इसका डेनोमिनेटर 0 नहीं है। ये एग्जाम्पल पे हम देखेंगे तो हम देख सकते हैं कि p अपन q के फॉर्म में है और इसका डेनोमिनेटर 0 नहीं है। और यहाँ पर अगर हम एग्जांपल देखते हैं 5 पे, तो यहाँ पर आपके सवाल आ रहा होगा कि ये एक रेशनल नंबर है कि नहीं। ये भी एक रेशनल नंबर है। ये एक रेशनल नंबर क्यों है, इसको मैं नीचे जब नोट्स में आपको पॉइंट्स करके मैंने कुछ बताया है उसको समझाऊंगा, तो आपको ये फिर से बताऊंगा इसके बारे में कि एक रेशनल नंबर कैसे बना। ठीक है, तो यहाँ पर मैं बस इतना बता देता हूँ आपको कि एक रेशनल नंबर है। अभी ये एक नेचुरल नंबर भी है, ये एक होल नंबर भी है और ये एक इंटीजर भी है। तो ये एक रेशनल नंबर भी है। तो ये कैसे बन रहा है एक रेशनल नंबर, तो इससे मैं यहाँ पर नोट्स में एक कुछ बताया आपको, तो उसको जब मैं बताऊंगा तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि 5 इज ऑल्सो ए रेशनल नंबर। ओके, तो यहाँ पर नोट्स में कुछ चीज़ें मैंने आपको बताया है, आप उसको ध्यान से सुनेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि नोट्स नंबर 1 में मैंने आपको ये बताया है एवरी नेचुरल नंबर इज ए रेशनल नंबर बट ए रेशनल नंबर नीड नॉट बी ए नेचुरल नंबर। जैसे कि मैंने यहाँ पर कहा कि सारे नेचुरल नंबर्स रेशनल नंबर बन सकते हैं, पर सारे जैसे कि एक रेशनल नंबर, ये नहीं कि एक रेशनल नंबर भी एक नेचुरल नंबर बनेगा, ये ज़रूरी नहीं होता है। सारे नेचुरल नंबर एक रेशनल नंबर ज़रूर बन सकते हैं, पर एक रेशनल नंबर नेचुरल नंबर नहीं बन सकता। यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल में लिखा है, तो आप देखेंगे 2, 7, ये जितने सारे मैंने एग्जाम्पल यहाँ पर 2 एग्जाम्पल लिखा है, तो ये एक नेचुरल नंबर है। जैसे कि हमें पता है एक नेचुरल नंबर, तो ये 2 और 7 ये दोनों नेचुरल नंबर है। तो ये हम रेशनल नंबर कैसे बना सकते हैं, हम इसे रेशनल नंबर कैसे कह सकते हैं। तो हमें ये पता है जब हमने फ्रैक्शन के बारे में पढ़ा था कि हाँ यहाँ पर सिंपली हम 2 को हम 2/1 भी लिख सकते हैं और 7 को 7/1 भी लिख सकते हैं। ये हमने फ्रैक्शन में ऑलरेडी पढ़ चुका है, अपने लोअर क्लासेस में भी इस बारे में हमें पता है। तो इसके बारे में जानने के बाद तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि 2 जो एक नेचुरल नंबर था उसको रेशनल नंबर के फॉर्म में p अपन q के फॉर्म में जो यहाँ पर लिखा गया था डेफिनेशन में, तो इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो ये एक नेचुरल नंबर भी एक रेशनल नंबर बन सकता है। मैं और एक एग्जाम्पल लेता हूँ, जैसे कि आपको लिख सकता हूँ 15, तो 15 को हम 15/1 भी लिख सकते हैं। 23, तो इससे भी हम 23/1 भी लिख सकते हैं। तो ये एक रेशनल नंबर बन जाता है
क्योंकि ये हम पी अपन क्यू के फॉर्म में रखते हैं, क्योंकि 23 जो होता है वो 23/1 भी होता है, वो सेम होता है उसका रिजल्ट। तो इस हिसाब से कोई भी नेचुरल नंबर एक रेशनल नंबर बन सकता है। बट मैंने यहाँ पर ये लिखा है कि एक रेशनल नंबर ये नहीं होता है कि रेशनल नंबर भी एक नेचुरल नंबर बने, ये हो नहीं सकता। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, सिंपली अगर मैं बताऊँ 15/1, या फिर मैं यहाँ पर अगर बताता हूँ 23/1, क्या एक नेशनल नंबर, ये जो एक रेशनल नंबर है हमें पता है क्योंकि ये P/Q के फॉर्म में है, और यहाँ पर जैसे मैंने बताया था Q इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो यहाँ पर 0 नहीं है, तो ये एक रेशनल नंबर बन पाता है। बट ये एक नेचुरल नंबर है क्या? नहीं, ये एक नेचुरल नंबर नहीं है। ठीक है, तो इस हिसाब से एवरी नेचुरल नंबर इज ए रेशनल नंबर, बट ए रेशनल नंबर नीड नॉट बी ए नेचुरल नंबर। ओके, अभी सेकेंड नोट के बारे में हम देखेंगे। 0 इज ए रेशनल नंबर। 0 को भी हम एक रेशनल नंबर कहते हैं। कैसे? यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल लिखा है, आप देखो एग्जाम्पल में मैंने लिखा है 0/1, 0/-4, 0/7 एट्सेट्रा। तो ये सारे यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 0 जो है वो P/Q के फॉर्म में है, राइट। तो ये एक रेशनल नंबर बन पाता है क्योंकि यहाँ पर P/Q के फॉर्म में है, और Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। Q जो डिनोमिनेटर है वो Q है, यहाँ पर मैंने लिखा था, जो कि 0 नहीं है। तो ये एक रेशनल नंबर फॉर्म में है, P/Q के फॉर्म में है, इसीलिए 0 इज ऑल्सो ए रेशनल नंबर। ओके, तीसरा पॉइंट, एवरी इंटीजर इज ए रेशनल नंबर, बट ए रेशनल नंबर नीड नॉट बी एन इंटीजर। सारे इंटीजर एक रेशनल नंबर बन सकते हैं, पर एक रेशनल नंबर ये ज़रूरत नहीं कि वो एक इंटीजर बने। कैसे? यहाँ पर मैंने एग्जांपल लिखा है, जैसे कि 2 हमें पता है कि एक इंटीजर है, तो इसे हम सिंपली 2/1 भी लिख सकते हैं, तो ये P/Q के फॉर्म में रह जाता है, जो कि एक रेशनल नंबर है। 7, तो इसे हम 7/1 भी लिख सकते हैं, जो कि P/Q के फॉर्म में रहता है, और Q इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो ये भी एक रेशनल नंबर बन पाता है, ये भी एक रेशनल नंबर बन पाता है। और तीसरा, जब मैं लिखता हूँ -71, तो इसे भी हम लिख सकते हैं -71/1, जो कि एक रेशनल नंबर है क्योंकि P/Q के फॉर्म में है, और Q इज़ नॉट इक्वल टू 0 है। चौथा, -4 को मैं हम -4/1 भी लिख सकते हैं, तो ये भी P/Q के फॉर्म में रहता है, और Q इसका नॉट 0, Q का वैल्यू 0 नहीं है। तो पर हम ये यहाँ पर बता सकते हैं क्या कि अगर मैं यहाँ लिखता हूँ -23/1, या फिर यहाँ पर जितने भी सारे मैंने एग्जाम्पल लिखा है, जैसे कि ये -71/1, -4/1, -23/1, 7/1, 2/1, ये एक रेशनल नंबर तो है, बट ये एक इंटीजर है क्या? नहीं, क्योंकि इंटीजर के बारे में हम पहले से भी पता है। जो इंटीजर होता है, जैसे मैंने यहाँ पर फिर से आपको याद दिला देता हूँ, जैसे कि 0 से पॉजिटिव के डायरेक्शन में 1, 2 ऐसे ऑनवर्ड जाके हम इन्फिनेटिव तक जाते हैं, और जैसे नेगेटिव में भी हम ऐसे 1, -1, -2 ऐसे हम इन्फिनेटिव की तरफ जा सकते हैं। ये इंटीजर होता है, इंटीजर का एग्जांपल। पर यहाँ पर 2/1, -23/1, -71/1 ये सारे इंटीजर्स है क्या? नहीं, ये P/Q के फॉर्म में है, तो ये एक रेशनल नंबर है क्योंकि यहाँ पर P/Q के फॉर्म में है, और Q इज़ नॉट इक्वल टू 0, और Q का मतलब जो डेनोमिनेटर है उसका वैल्यू 0 नहीं है, इसलिए ये एक रेशनल नंबर तो बन पाता है, पर ये रेशनल नंबर जो है वो एक इंटीजर नहीं बन पाता, क्योंकि हम इंटीजर का एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिखा है, तो आपको पहले से भी पता है, इंटीजर आप पहले भी पढ़ चुके हो। तो इस हिसाब से एवरी इंटीजर इज ए रेशनल नंबर, बट ए रेशनल नंबर नीड नॉट बी एन इंटीजर। ओके, अभी जो चौथा पॉइंट है जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो क्या है? एवरी फ्रैक्शन इज ए रेशनल नंबर, बट ए रेशनल नंबर नीड नॉट बी ए फ्रैक्शन। जैसे कि यहाँ पर मैं एग्जांपल लिखा हूँ 4/7, 6/5, 18/15, ये जितने सारे एग्जांपल्स लिखा है, ये सारे एग्जांपल्स फ्रैक्शन हम इसे कह सकते हैं। और ये फ्रैक्शन जो है वो एक रेशनल नंबर भी है, क्योंकि हमें रेशनल नंबर का डेफिनेशन पता चला है कि ये रेशनल नंबर जो एक नंबर है जिसे हम P/Q के फॉर्म में रख सकते हैं, और जहाँ पर Q का जो वैल्यू है, Q का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो एक फ्रैक्शन भी एक रेशनल नंबर बन पाएगा, ठीक है। बट सारे रेशनल नंबर एक फ्रैक्शन बन पाएंगे ये नहीं, ये ज़रूरी नहीं कि सारे रेशनल नंबर एक फ्रैक्शन बन पाए। मैंने यहाँ पर एग्जांपल लिखा है, आप देख सकते हो, जैसे कि
5/-16, 3/-7, जो कि एक क्या है, ये एक रेशनल नंबर तो है बट ये एक फ्रैक्शन नहीं है। तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ रेशनल नंबर, बट दिस इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ ए फ्रैक्शन। सो दिस फ्रैक्शन आर नॉट ए रेशनल नंबर। ठीक है, ये एक फ्रैक्शन जो है वो एक रेशनल नंबर तो बन पा रहा है, पर ये जो रेशनल नंबर है वो एक फ्रैक्शन बन पाएगा क्या? नहीं। तो इसीलिए बताया गया है सारे फ्रैक्शंस एक रेशनल नंबर जरूर बन पाएंगे, पर सारे रेशनल नंबर ये जरूरी नहीं कि वो एक फ्रैक्शन बन पाएँ। ठीक है, ये होता है आपके चारों पॉइंट्स जो रेशनल नंबर के बारे में मैंने आपको बताया। अभी हम जानेंगे कि पॉजिटिव रेशनल नंबर क्या होता है और नेगेटिव रेशनल नंबर क्या होता है। तो पॉजिटिव रेशनल नंबर क्या होता है, चलिए देखते हैं। ए रेशनल नंबर इज सेड टू बी पॉजिटिव इफ द साइन ऑफ बोथ ऑफ इट्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इज सेम। मतलब कोई भी रेशनल नंबर, उससे हम पॉजिटिव रेशनल नंबर कह सकते हैं अगर जो साइन यूज किया जाएगा उस रेशनल नंबर में, उसके दोनों मतलब बोथ न्यूमरेटर में और न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में जो साइन यूज किया जाएगा अगर वो इक्वल साइन आ रहा है तो फिर वो एक एग्जाम्पल होगा, वो एक एग्जाम्पल, उसे हम पॉजिटिव रेशनल नंबर कह सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट एग्जाम्पल में आप देखो, दोनों साइंस जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में इक्वल है, न्यूमरेटर भी माइनस है और डिनोमिनेटर भी माइनस में लिखा गया है, तो इसीलिए इसे हम पॉजिटिव रेशनल नंबर कह सकते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल में देखिए, जैसे कि 17/15, यहाँ पर दोनों जो साइन यूज किया गया है न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में, ये दोनों पॉजिटिव साइन यूज किया है, प्लस साइन, तो इसीलिए ये एक रेशनल पॉजिटिव रेशनल नंबर है। यहाँ पर तीसरा एग्जाम्पल देखिए, -13/-5, यहाँ पर दोनों साइन जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में है वो दोनों साइन इक्वल है, इसीलिए इसे हम कहते हैं पॉजिटिव रेशनल नंबर, क्योंकि यहाँ पर दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का जो साइन इक्वल है। अगर न्यूमरेटर में भी पॉजिटिव रहता है और डिनोमिनेटर में भी पॉजिटिव रहता है तो फिर वो हो जाता है एक एग्जाम्पल होगा पॉजिटिव रेशनल नंबर का। यहाँ पर मैंने बॉक्स में एक लिखा है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे कि 4/-3, -2/6, इसे हम पॉजिटिव रेशनल नंबर कह सकते हैं क्या? नहीं, इसे हम पॉजिटिव रेशनल नंबर नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ पर जो साइन यूज किया गया है, न्यूमरेटर में पॉजिटिव है तो डिनोमिनेटर में नेगेटिव, तो साइन ऑपोजिट हो जाता है, साइन इक्वल नहीं होता है। तो इसी हिसाब से जब इक्वल साइन नहीं रहता है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में तो वो हो जाएगा, वो नहीं होगा हमारा पॉजिटिव रेशनल नंबर। तो दीज आर नॉट सेड टू बी एन एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव रेशनल नंबर। ठीक है, पॉजिटिव रेशनल नंबर में बोथ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का साइन इक्वल होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पर मैंने जो एग्जाम्पल्स लिखा है यहाँ से आपको पता चल जाता है। अभी नेगेटिव रेशनल नंबर क्या होता है, वो पॉजिटिव रेशनल नंबर के ठीक रिवर्स होता है। यहाँ पर देखिए मैंने लिखा है, ए रेशनल नंबर इज सेड टू बी नेगेटिव इफ द साइन ऑफ बोथ ऑफ इट्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इज नॉट सेम। मतलब अगर ऊपर में न्यूमरेटर में अगर माइनस रहता है और डिनोमिनेटर में प्लस रहता है तो फिर ये एग्जाम्पल हो जाता है नेगेटिव में, या फिर ऊपर में पॉजिटिव मतलब न्यूमरेटर में प्लस साइन और डिनोमिनेटर में माइनस साइन, तो ये भी हो जाता है आपका नेगेटिव रेशनल नंबर का एग्जाम्पल। ठीक है, अगर हम कंपेयर करें अभी पॉजिटिव रेशनल नंबर और नेगेटिव रेशनल नंबर में तो हमें सिंपली बहुत आसानी से ये पता चल जाएगा कि पॉजिटिव रेशनल नंबर में बोथ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का साइन जो होता है वो इक्वल होता था, जबकि नेगेटिव रेशनल नंबर में दोनों का साइन अलग अलग होना चाहिए। मतलब अगर एक पॉजिटिव में आ रहा है तो दूसरा नेगेटिव में आ रहा है, मतलब अगर न्यूमरेटर पॉजिटिव में है तो डिनोमिनेटर नेगेटिव में होगा, अगर न्यूमरेटर नेगेटिव में है तो डिनोमिनेटर पॉजिटिव में होगा। तो ये हो जाता था नेगेटिव रेशनल नंबर का एग्जाम्पल। ओके, अभी हम रेशनल नंबर के कुछ प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। रेशनल नंबर के कुछ प्रॉपर्टीज़, जैसे कि प्रॉपर्टी 1 का जो नाम लिखा है वो होता है इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। इक्विवेलेंट रेशनल नंबर क्या है, वो प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर का प्रॉपर्टी नंबर 1 है। तो इक्विवेलेंट रेशनल नंबर क्या है, चलिए इसे समझते हैं। इफ P/Q इज ए रेशनल नंबर एंड K इज ए नॉन जीरो इंटीजर देन P/Q इज इक्वल टू P इंटू K अपन Q इंटू K, वेयर K इज नॉट इक्वल टू 0। जो K होगा उसका वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। अभी इस डेफिनेशन को अच्छे से समझने के लिए हम कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में पहले देखते हैं। इस एग्जाम्पल्स को समझ लेंगे तो इस डेफिनेशन के बारे में हमें पता चल जाएगा। सो यहाँ पर एग्जाम्पल में मैंने पूछा है, फाइंड द इक्विवेलेंट रेशनल नंबर ऑफ 4/6 -7/4। तो यहाँ पर 4/6 में
और -7/4 का इक्विवेलेंट रेशनल नंबर हमने मांगा है। तो इसे कैसे निकालें? तो यहाँ पर सिंपली जैसे मैंने कहा कि P और P/Q अगर एक रेशनल नंबर होता है तो उसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हम कैसे निकालेंगे, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर कैसे निकालेंगे? तो जैसे आपको इस बारे में इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना होता था पहले, जब आप अपने फ्रैक्शन के बारे में मैंने जब आपको पढ़ाया था, तो सेम प्रोसेस में हम इक्विवेलेंट रेशनल नंबर भी निकाल सकते हैं। जैसे हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालते थे तो वैसे ही हम इक्विवेलेंट रेशनल नंबर भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर वैसे ही फॉलो करेंगे, जो यहाँ पर मैंने डेफिनेशन बताया उस हिसाब से फॉलो करेंगे। जैसे कि P/Q जो एक रेशनल नंबर है, तो यहाँ पर 4/6 एक रेशनल नंबर है, तो वो कैसे हम उसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालेंगे, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। तो देखिए, तो 4/6 तो न्यूमरेटर में जो मल्टीप्लाई किया जाएगा डिनोमिनेटर में सेम मल्टीप्लाई किया जाएगा, तब जाके हमें एक रेशनल नंबर मिल जाएगा जो कि हमारे ओरिजिनल रेशनल नंबर का एक अलग इक्विवेलेंट रेशनल नंबर होगा। तो यहाँ पर 4/6 तो इसका इक्विवेलेंट रेशनल नंबर हो गया 8/12। तो 4/6 का दूसरा इक्विवेलेंट रेशनल नंबर क्या हुआ, 8/12। सो वैसे ही 4/6 का और एक एग्जाम्पल और एक इक्विवेलेंट रेशनल नंबर देखते हैं। तो 4 × 3 6 × 3, मतलब न्यूमरेटर में जो मल्टीप्लाई किया गया डिनोमिनेटर भी सेम मल्टीप्लाई किया गया है। तो ये आंसर क्या आ जाता है, 12/18। तो 4/6 का 8/12, 12/18, 16/24, ऐसे ही आप जब जितना मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो वो बेस जो था रेशनल नंबर, जो ओरिजिनल रेशनल नंबर था, उसका इक्विवेलेंट रेशनल नंबर आपको मिलते जाएंगे। ठीक है। सेकेंड एग्जांपल में आप देखिए, जैसे कि -7/4 है, तो यहाँ पर मैं इसका इक्विवेलेंट रेशनल नंबर निकालने के लिए मैंने मल्टीप्लाई किया है, न्यूमरेटर में 2 मल्टीप्लाई किया है और डिनोमिनेटर में भी 2 मल्टीप्लाई किया है। मतलब सेम नंबर को हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बोथ न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में, तभी जाके हमें एक इक्विवेलेंट रेशनल नंबर मिल जाएंगे। तो -7/4 जो एक ओरिजिनल रेशनल नंबर दिया गया था, उसके इक्विवेलेंट रेशनल नंबर क्या होगा, -14/8, -21/12। ऐसे ही आप जितने मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो आपको बेस जो रेशनल नंबर था उसके इक्विवेलेंट रेशनल नंबर आपको वैसे ही मिलते जाएंगे। ठीक है। अभी एक एग्जांपल क्या है, जैसे कि एक्सप्रेस -7/4 एज ए रेशनल विथ न्यूमरेटर -28। आपको -7/4 जो एक रेशनल नंबर दिया गया है उसको आपको कन्वर्ट करना है, एक्सप्रेस करना है, जिसका न्यूमरेटर -28 होना चाहिए। तो ये एक बेस आपका रेशनल नंबर था -7/4। तो इस -7/4 को जब हम उससे निकालेंगे, वो बोल रहा है कि आपको ये करना होगा जिससे आपको न्यूमरेटर -28 आना चाहिए। तो यहाँ पर हमें एक चीज़ का ध्यान देना हमेशा ज़रूरी है, हमें जो साइन मिला है वो साइन क्या है, वो साइन को हमेशा ध्यान देना पड़ेगा। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि माइनस है -7/4, और जो हमें मांग रहा है वो आंसर न्यूमरेटर का कितना होना चाहिए, 28, -28 होना चाहिए। तो -7 में हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे जिससे हमें न्यूमरेटर -28 मिलेगा। तो हम इसे जानते हैं, जब हमें टेबल पढ़ाया, जब आपको लोअर क्लासेस में आप ऑलरेडी टेबल के बारे में याद है आपको। तो -7 में अगर हम 4 मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें आंसर मिल जाएगा -28। तो यहाँ पर हमें एक चीज़ को ध्यान देना होगा कि हमें जो साइन यूज करना होगा वो प्लस साइन में यूज करना है या माइनस साइन यूज करना है, क्योंकि हमें आंसर को हमेशा ध्यान देना है कि हमें आंसर जो है वो किस फिगर में मांगा है, किस साइन में मांगा है, माइनस में मांगा है। तो ओरिजिनली हमारे यहाँ पहले से ही -7/4 है, तो यहाँ पर जब हम पॉजिटिव +4 मतलब +4 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे आंसर हमारे -28 आ जाएंगे। तो न्यूमरेटर में मैंने 4 मल्टीप्लाई किया, तो डिनोमिनेटर भी मुझे 4 मल्टीप्लाई करना होगा। तो अब हमें आंसर मिल जाएगा, ये हो गया आपका आंसर। तो हमें 4 मल्टीप्लाई करना था। अगर अभी हमें ये बताया गया है कि वही सेम नंबर एक्सप्रेस -7/4 एज ए रेशनल विथ डिनोमिनेटर -20, हमें ये करना होगा इस P/Q फॉर्म में जो रेशनल नंबर है, उस रेशनल नंबर को हमें ऐसे रिप्रेजेंट करना है जिससे हमें -20 डिनोमिनेटर में मिलना चाहिए। तो यहाँ पर हम बेस जो ओरिजिनली जो हमारे रेशनल नंबर था, तो उसे अगर हम ध्यान से देखेंगे तो इससे हमें पता चलेगा जो बेस है वो पॉजिटिव नंबर में है, पर उससे यहाँ पर हमें डिनोमिनेटर जो मांगा है
वो माइनस में मांगा है। तो यहाँ पर हमें +4 के साथ क्या मल्टीप्लाई करेंगे जिससे हमें -20 मिलेगा। जैसे कि प्लस साइन के साथ जब हम माइनस मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें आंसर माइनस में मिलते हैं। तो +4 × -5 तो आंसर आ जाता है -20। तो इसका मतलब हमें यहाँ पर -5 ऊपर में भी मल्टीप्लाई करना है और नीचे भी मल्टीप्लाई करना है। तो हम यहाँ पर डिनोमिनेटर को जब ध्यान से देखते हैं तो डिनोमिनेटर का साइन हमें पता चलता है कि माइनस में है, इसलिए तो हमें ओरिजिनली जो रेशनल नंबर हमें था वो डिनोमिनेटर उसका पॉजिटिव में था। तो उस पॉजिटिव साइन के साथ हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे, नेगेटिव मल्टीप्लाई करेंगे। पॉजिटिव साइन के साथ जब हम नेगेटिव साइन मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर नेगेटिव में आता है। तो अभी हमें क्या मल्टीप्लाई करना है, तो 4 के साथ जब हम -5 मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे आंसर मिल जाते हैं -20। तो इस हिसाब से जब ऊपर में हम न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करते हैं -5 -7 के साथ तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा +35, क्योंकि माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू प्लस। तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो यहाँ से हमें आंसर पता चल जाता है। ओके, अभी प्रॉपर्टी 2 के बारे में जानते हैं। प्रॉपर्टी 2 क्या है, रेड्यूसिंग टू ए सिंपलर फॉर्म। जब हमें एक रेशनल नंबर दिया जाएगा तो उसके सिंपलेस्ट फॉर्म में हम कैसे लाएंगे। तो उस एग्जांपल में वो जानने के लिए पहले उसे हम एक डेफिनेशन मैंने लिखा है, इफ P अपन Q इज ए रेशनल नंबर and K is a common divisor of P and Q, then P अपन Q is equal to P divided by K and Q divided by K। सो यहाँ पर K का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। ओके, तो अभी हम इसको समझने के लिए इस एग्जाम्पल में देखेंगे तो पता चल जाएगा। एक्सप्रेस -30 अपन 16 एज ए रेशनल नंबर विथ न्यूमरेटर 5। तो यहाँ पर हमें सॉल्व करेंगे, जिससे हमें जो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने के लिए एक सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे लाएंगे, तो यहाँ पर उसका वो बोल रहा है कि -30 अपन 16 को आप ऐसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लाइए जहाँ पर उसका न्यूमरेटर 5 होना चाहिए, जो कि ओरिजिनली जो रेशनल नंबर कितना था -30 अपन 16। तो इससे हम जैसे इस रोल में बताया गया है कि वो रेशनल नंबर P अपन Q को हम एक कॉमन डिवाइजर के साथ डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर हम ऐसे कॉमन डिवाइजर निकालेंगे जिसको डिवाइड करने के बाद उसका न्यूमरेटर 5 होगा। तो -30 के साथ जब हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर भी हमें ध्यान देना होगा कि हम क्या डिवाइड करें, क्योंकि यहाँ पर जो साइन है वो नेगेटिव में है, माइनस साइन है, पर उसका जो आंसर चाहिए न्यूमरेटर वो प्लस साइन चाहिए। तो माइनस के साथ जब हम माइनस डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर प्लस में आ जाता है। तो यहाँ पर जब मैं -6 डिवाइड करता हूँ तो आंसर आ जाता है प्लस में। तो यहाँ पर भी वैसे ही -6, तो -6, तो ये कट नहीं हो रहा है। मैं आपको सिंपली एक एग्जांपल दे देता हूँ। यहाँ पर जो 16 लिखा था इसे हम 24 कर देते हैं, 24 कर देते हैं, तो ये आसान हो जाएगा आपके लिए। तो -30 डिवाइडेड बाई -6, 24 डिवाइडेड बाई -6। तो यहाँ पर हमें न्यूमरेटर पॉजिटिव में मिल गया, क्योंकि यहाँ पर वो पॉजिटिव में मांग रहा था। तो 24 डिवाइडेड बाई -6, तो आंसर क्या आ जाएगा -4 हो गया। तो ये हो जाता है आपका सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट। ठीक है, अभी हम रेशनल नंबर में और एक चीज़ जानेंगे कि कैसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कोई रेशनल नंबर को रखेंगे। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है उससे पहले समझते हैं। ए रेशनल नंबर इज सेड टू बी इन स्टैंडर्ड फॉर्म इफ इट्स डिनोमिनेटर इज पॉजिटिव एंड इट इज़ इन द लोएस्ट टर्म। जब आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना का मतलब, हम एक रेशनल नंबर को हम बता सकते हैं कि वो एक स्टैंडर्ड फॉर्म में है जब उसका डिनोमिनेटर पॉजिटिव साइन में होगा और वो एक लोएस्ट टर्म में होगा। वो रेशनल नंबर लोएस्ट टर्म में होना चाहिए और उसका डिनोमिनेटर पॉजिटिव में होना चाहिए। तो उसके लिए हमें किस चीज़ को ध्यान देना होगा, उसको मैंने स्टेप में लिखा है। मेक द डिनोमिनेटर ऑफ द गिवन रेशनल नंबर पॉजिटिव। डिनोमिनेटर को पॉजिटिव बनाइए अगर इफ़ इट इज़ नेगेटिव ओरिजिनली, अगर वो पहले से ही नेगेटिव में है तो उसको पहले पॉजिटिव में रखिए, उसका डिनोमिनेटर पॉजिटिव में लाने के लिए कोशिश करिए। सेकेंड, डिवाइड बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर एंड द डिनोमिनेटर डिवाइड बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर बाय देयर एचसीएफ। एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, उसके एचसीएफ के साथ डिवाइड करने से हमें उसका लोएस्ट टर्म तक आ सकते हैं।
पहले हमें ये देखना होगा फर्स्ट स्टेप में, जैसे मैंने लिखा कि उसका जो डेनोमिनेटर है अगर वो नेगेटिव में होगा उसको ध्यान देना होगा, क्योंकि उसको पॉजिटिव में लाना है। ओके, चलिए एक एग्जांपल करते हैं तो समझ में आ जाएगा। चलिए इससे जब हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे तो उससे जैसे मैंने आपको बताया था 16/18, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इसका डेनोमिनेटर ऑलरेडी पॉजिटिव में है, तो इसको और कोई ज़रूरत नहीं है कि उसको पॉजिटिव में लाने की, क्योंकि वो बाय ओरिजिनली पॉजिटिव में है। तो ये रेशनल नंबर ओरिजिनली इसमें जो डेनोमिनेटर पॉजिटिव में है। तो जैसे मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए आपको बताया था कि स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए हमें ये ज़रूरत है कि ये फर्स्ट स्टेप में मैंने बताया था कि ये ज़रूरत है कि उसको पहले ये देखना है कि उसका डेनोमिनेटर पॉजिटिव में है या नेगेटिव में। अगर पॉजिटिव में हो तो कोई बात नहीं, अगर नेगेटिव में हो तो उसको पहले नेगेटिव से पॉजिटिव में लाना होगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, और सेकंड स्टेप में बताया था कि जो भी न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर होगा उसका एचसीएफ पहले निकालना होगा। तो यहाँ पर 16 और 18 का एचसीएफ जब हमने निकाला तो आंसर हमारा कितना आया 2। तो उसका एचसीएफ जो होगा उसके साथ डिवाइड करना है। तो न्यूमरेटर के साथ मैंने उसका एचसीएफ डिवाइड किया तो 8 आया, डेनोमिनेटर के साथ उसका एचसीएफ डिवाइड किया तो 9 आया। तो ये हो जाता है आपका 8/9, ये हो जाता है आपका 16/18 का लॉएस्ट टर्म। ठीक है, उसके नीचे कोई भी और एक रेशनल नंबर नहीं आ सकता। 8/9 जो हो जाता है ये 16/18 का लॉएस्ट टर्म हो जाता है। ठीक है, अभी हम इसे बता सकते हैं ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म में है। 8/9 ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, -4/-8। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि डेनोमिनेटर नेगेटिव में है। तो जैसे कि मैंने आपको कहा था, हमें ये ध्यान देना होगा कि हमारे जो डेनोमिनेटर होगा वो पॉजिटिव साइन में है, मतलब कि प्लस साइन में है, या नेगेटिव साइन माइनस साइन में है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं माइनस में है, तो इससे पहले प्लस में लाना होगा। तो माइनस साइन को जब हम प्लस में लाएंगे तो -8 के साथ हम क्या डिवाइड करेंगे, जबकि हमारा आंसर प्लस में आएगा। तो -8 के साथ जब हम -4 डिवाइड करते हैं, तो ये जानने से पहले उसका पहले हमें एचसीएफ निकालना है। तो 4/8 का एचसीएफ हम जब निकालेंगे तो हम देख सकते हैं यहाँ पर एचसीएफ जो हो जाता है 2 × 2 दैट मीन्स 4। तो 4 आ जाता है उसका एचसीएफ। तो यहाँ पर एचसीएफ हो जाता है आपका, एचसीएफ यहाँ पर पहले वाला एग्जाम्पल का हो जाता है एचसीएफ ऑफ 16 एंड 18 इज 2, और यहाँ पर एचसीएफ ऑफ 4 एंड 8 इज 4। तो यहाँ पर जैसे हमने निकाला तो यहाँ पर -4 को हमने -4 में डिवाइड किया। क्यों किया? क्योंकि हमें डेनोमिनेटर प्लस में लाना है। तो डेनोमिनेटर प्लस में लाना है मतलब यहाँ पर ऑलरेडी माइनस साइन में उसका डेनोमिनेटर था। तो जब हम -8 में दिखे तो इसको हम पहले प्लस में लाएंगे, तो इसके लिए हमें -8 के साथ माइनस में हम उसका एचसीएफ डिवाइड करेंगे, तभी जाके ये प्लस में आएगा उसका डेनोमिनेटर। तो -8 के साथ जब -4 डिवाइड किया तो आ गया उसका प्लस में साइन आंसर। तो जो डेनोमिनेटर में डिवाइड किया जाएगा वो सेम न्यूमरेटर में भी डिवाइड किया जाएगा। तो -4 के साथ -4 डिवाइड किए तो ऊपर में +1 आ जाएगा यहाँ पर। तो आंसर क्या आ गया आपका 1/2। ओके, अभी हमें और एक चीज़ जानना है कि कैसे हम एक रिप्रेजेंट करेंगे कोई भी रेशनल नंबर को नंबर लाइन में। तो यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल लिखा है पहले -13/5। -13/5 को हम रिप्रेजेंट करेंगे तो कैसे करेंगे? तो -13/5 तो इसे कैसे करेंगे? तो सिंपली इसे हमें क्या करना है, पहले -13/5 जो है उसको हमें क्या करना है -13/5, तो इसको पहले होल नंबर में कन्वर्ट करना है, सॉरी मिक्स फ्रैक्शन में। तो मिक्स नंबर में जब हम कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 5, ये हो गया -2 होल 3/5। तो -2 होल 3/5 तो ये हो जाता है -13/5 का मिक्स फ्रैक्शन में जब हम कन्वर्ट करते हैं। तो अभी हमें ये देखना है रेशनल नंबर में यह है कहाँ पर होगा। तो ये हमें यहाँ से पता चल जाता है कि माइनस में आ रहा है उसका, जब हम उसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट किए तो माइनस में आ रहा है। तो माइनस में आ रहे हैं तो हमें माइनस की तरफ जाना है। तो -2 होल 3/5, तो -2 होल 3/5, तो -2 होल 3/5 हुआ। तो -2 होल 3/5 तो देखेंगे मतलब -2 के बाद हम इसे ये कह सकते हैं -2 + 3/5, मतलब -2 होल 3/5 को हम ये ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी बता सकते हैं। तो
तो -2 और -3 के बीच में ये आंसर आना चाहिए। तभी हमें ये देखना है कि -2 हो और -3 के बीच में ये कहाँ होगा। तो -2 होल 3/5 मतलब -2 और -3 के बीच में इसका आंसर रहेगा, क्योंकि ये होल पार्ट है और ये इंटीग्रल पार्ट और ये फ्रैक्शनल पार्ट। हमने जब फ्रैक्शन पढ़ा था तब हमें पता है, मैंने आपको बताया था कि ये हो जाता है आपका इंटीग्रल पार्ट और ये हो जाता है आपका फ्रैक्शनल पार्ट। तो यहाँ पर -2 हो जाता है इंटीग्रल पार्ट और होल पार्ट भी हम कहते हैं इसे, और 3/5 जो होता है फ्रैक्शनल पार्ट। तो यहाँ से हमें पता चल जाता है कि -2 और -3 के बीच में रहेगा। तो यहाँ पर सवाल आएगा, सर ये -2 और -4 के बीच में क्यों नहीं होगा, -2 और -3 के बीच में क्यों? क्योंकि यहाँ पर -2 और अगर -2 से ज़्यादा अगर -3 होता तो इसका मतलब 2 क्रॉस कर चुका है, -3 तक वो पहुँच चुका है। तो -3 के बाद उसके ठीक नेक्स्ट जो डिजिट होगा उसके बीच में रहेगा। तो यहाँ पर -2 होल 3/5 है, तो ये -2 और -3 के बीच में रहेगा। अभी -2 और -3 के बीच में कहाँ रहेगा, इससे जानने के लिए हम इसे कैसे करेंगे। तो यहाँ पर उसके फ्रैक्शनल पार्ट में हम देख सकते हैं कि वो 5 लिखा गया है, मतलब -2 होल 3/5 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पर -2 और -3 के बीच में हम उसके डिनोमिनेटर के हिसाब से वैसे ही इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर 5 है, तो 5 कहाँ है, 5 पार्ट में हम इसको डिवाइड करेंगे। जैसे कि 5 इक्वल पार्ट 1 2 3 4 5, तो यहाँ से यहाँ तक 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर इक्वली 5 पार्ट में डिवाइड हो गया। अभी -2 होल 3/5, तो यहाँ से हम जाएंगे, -2 यहीं पर है, यहाँ पर -2, उसके बाद 3/5 है, तो यहाँ से यहाँ तक 1, यहाँ से यहाँ तक 2, यहाँ से यहाँ तक 3, तो यहाँ पर हमें पता चल जाता है कि यहीं पर होगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं -13/5, या फिर हम इसे लिख सकते हैं -2 होल 3/5। तो यहीं पर हो जाता है आपका रेशनल नंबर जो है नंबर लाइन में यहीं पर होगा। अभी सेकेंड एग्जाम्पल देखेंगे, 2 होल 1/3, तो ये ऑलरेडी होल पार्ट में दिया गया है मिक्स फ्रैक्शन में। तो हम सिंपली देख सकते हैं यहाँ पर साइन क्या है, पॉजिटिव, तो यहाँ पर साइन मतलब पॉजिटिव मतलब +2 1/3, तो सिंपली 2 और 3 के बीच में रहेगा, क्योंकि ये पॉजिटिव में लिखा गया है उसका होल पार्ट, तो इंटीग्रल पार्ट, तो 2 पॉजिटिव में हम देखेंगे 2 और 3 के बीच में। तो अभी यहाँ पर 2 और 3 के बीच में कहाँ होगा, तो यहाँ पर ये देखेंगे फ्रैक्शनल पार्ट कितना है 1/3, इसका मतलब 2 और 3 को हम इक्वली 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, 1 2 3, तो यहाँ से 1, यहाँ से यहाँ तक 2, यहाँ से यहाँ तक 3, तो 2 होल 1/3 मतलब 2 यहाँ पर हुआ। अभी 1/3, तो यहाँ 1 पार्ट कितना है, यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ पर हो जाता है आपका 2 होल 1/3, ये हो जाता है उसका आंसर। अभी अगर हम थर्ड एग्जांपल देखेंगे तो 19/5 है, कि यहाँ पर भी एक पॉजिटिव में है, तो इसको रिप्रेजेंट करेंगे, पहले मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। 19/5, तो इससे हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 3 होल 4/5, जिसको हम ये लिख सकते हैं 3 + 4/5। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर जो होल पार्ट है, जो इंटीग्रल पार्ट है वो पॉजिटिव में, मतलब हमें पॉजिटिव की तरफ जाना है। तो इंटीग्रल पार्ट में 3 लिखा गया है, इसका मतलब ये होता है कि ये 3 और 4 के बीच में इसका आंसर आएगा। तो 3 और 4 के बीच में हम देखेंगे, अभी फ्रैक्शनल पार्ट में देखना है कि कहाँ कितना इक्वली डिवाइड करना है, कितने पार्ट में, 5 पार्ट में दिखना है। तो 5 पार्ट में 3 और 4 के बीच में डिवाइड करना है, 1 2 3 4 5, तो 5 पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया। अभी 5 पार्ट में से उसका जो फ्रैक्शनल पार्ट में न्यूमरेटर कितना है 4, तो 4 पार्ट तक हमें जाना है। यहाँ पर हो जाता है 3, तो यहाँ 3 हो जाता है 3 होल 4/5, तो यहाँ से यहाँ तक 1 2 3 4, तो ये हो जाता है आपका, यहीं पर हमें रखना होगा 19/5, या फिर हम इसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 3 होल 4/5। ठीक है, तो ऐसे आप चाहें तो रिप्रेजेंट कर सकते हैं कोई भी रेशनल नंबर को नंबर लाइन में। ओके, तो उसके आगे हम रेशनल नंबर में और भी सारी चीज़ें जानेंगे कि एडिशन कैसे करते हैं रेशनल नंबर को, या फिर सब्ट्रैक्शन करेंगे, या फिर मल्टीप्लिकेशन करेंगे, उसके बारे में हम आगे नेक्स्ट क्लास में आपके डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू, टेक केयर।